नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अवरोधक तोड़कर गुवाहाटी में प्रवेश करने के बाद से असम में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद से देश भर में कांग्रेस नेता असम सीएम के फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, असम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिया कि आप एफआईआर लॉन्च कर दो। किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं होता है कि आप किसी पुलिस वालों को अधिकारी कहो कि आप सीधा एफआईआर दर्ज कर दो। ये प्योरली काम सीआरपीसी के अंतर्गत ये काम होता है एसएचओ। वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो घटना किस रूप में हुई है, क्यों हुई है और क्या क्या धारा लगेगी और एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये फैसला भी एसएचओ करता है। मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे, वो दुश्मनी निकालने के लिए किसी के लिए कह देंगे, तो ये बहुत गलत किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर हरकतें होगी तो अन्य राज्यों में कोई जाएगा जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ कोई जाएगा केंद्रीय मंत्री या इनका बड़ा नेता जाएगा बीजेपी का, उसके खिलाफ में अगर इस प्रकार का आदेश देगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कि आप एफआईआर लॉन्च कर दीजिए, तो आप सोच सकते हो कि ये कई नई परंपरा डाल रहे हैं लोग। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार की जो यात्रा शानदार चल रही है उसको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये कितनी कोशिश कर ले, ना राहुल गांधी डरने वाले हैं ना कांग्रेस नेता डरने वाले हैं। यात्रा बहुत कामयाब रहेगी, 6,000 किलोमीटर की, और उसी से इनको तकलीफ हो रही है और ये इस प्रकार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर की भी ये भी रहस्य है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर ना तो इनके बीजेपी अध्यक्ष थे नड्डा साहब, ना गृह मंत्री अमित शाह जी थे, ना राजनाथ सिंह जी थे। राजनाथ सिंह जी तो वहीं के हैं, यूपी के ही हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो इनके खुद की पार्टी नेता थे वो वहाँ क्यों नहीं गए। खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी के बारे में तो कहते हैं कि वो उन्होंने मना क्यों किया, और इनकी खुद की पार्टी नेता क्यों नहीं गए। फिर इसका मतलब है कि जो तरीका अपनाया गया है, जिस प्रकार से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जो स्पीचेज हुई है, उसके बाद में तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है क्यों नहीं गए, खड़गे साहब क्यों नहीं गए या सोनिया जी क्यों नहीं गए। तो ये तमाम बातें स्वतः समाप्त हो जाती है कि वो लोग खुद क्यों नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक इवेंट के रूप में हो गया ये, बल्कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह धार्मिक ओतप्रोत से सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रख करके जो धर्म कहता उन विधियों से ये अच्छा प्रोग्राम संपन्न हो सकता था, जिसमें शंकराचार्य भी आते चारों। तो प्रधानमंत्री जी की शोभा बढ़ती, सरकार की शोभा बढ़ती और देश की शोभा बढ़ती। हमारे देश में हिंदू धर्म में सनातन में तो सबसे सर्वोच्च जो आज्ञा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो धर्माचार्य और आपके शंकराचार्य होते हैं। उनको इग्नोर करके आपने प्रोग्राम किया, मैनेजमेंट से प्रोग्राम किया, उनके खिलाफ में कई लोगों को बुलाया गया, वो भी अच्छी परंपरा नहीं रही। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है ये लोग एक्सपोज ही हुए हैं, और जो भाषण हुए हैं बहुत खतरनाक भाषण है। भाषण का जो मर्म निकालने पत्रकार लोग, लेखक, बुद्धिजीवी, वो सब चिंतित हो गए। देश भर के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार जो समझदार है, मोदी मीडिया के बाद छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग जो है चिंतित हो गए कि ये जो भाषण हुआ इनका, ये भाषण चुनाव के बाद में देश को किस दिशा में ले जाएगा
ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये चिंता हम सबको करनी चाहिए, पूरे देशवासियों को करनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में सब पछताएंगे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत की योजनाएं बंद हो रही हैं। भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हालांकि ओपीएस के बारे में वित्त मंत्री दिया कुमारी ही सरकार का दृष्टिकोण साफ करेंगी। विधानसभा में आज जवाब दे सकती हैं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल रही है और सदन में वसुंधरा राजे के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। अब पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने डोटासरा के बयान पर करारा जवाब दिया है। देखिए, राम केवल भारत नहीं समग्र सनातन की आस्था के प्रतीक हैं और कोई मक्का में पैगंबर को पूजता है, कोई रोम में ईसा मसीह को पूजता है। तो भारत की सनातन धरती पर भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना ये केवल एक प्रतीक नहीं है। जिस वेद उपनिषद और पुराण से वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना निकलती है, उसके प्रतीक आराध्य भगवान राम है। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। मुझे लगता है कि केवल देश नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरी दिवाली 22 तारीख को लोगों ने मनाई है। तो 2024 का जब चुनाव जीतेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तीसरी दिवाली होगी। निश्चित रूप से मोदी जी जीतेंगे भी और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। सर, अभी जिस तरीके से अभी राजस्थान में विधानसभा भी शुरू हुई है, कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, नई सरकार आपकी है, किस तरह के जो विश्वास आपका कि किस तरह की तस्वीर राजस्थान की होने वाली है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को पिछले 5 वर्षों में उसके पाप का दंड मिला है। पेपर लीक से लेके कानून व्यवस्था की अराजकता से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर, और इसलिए केवल प्रदेश में नहीं देश में भी कांग्रेस को नीति और व्यवहार से नकार दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो पेपर लीक के दोषी थे, एसआईटी गठित हो गई, उनको निश्चित ही दंड मिलेगा। आपने देखा होगा कि पहला पेपर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये कांग्रेस की रिजीम होती तो शायद ऐसा नहीं होता। करप्शन पे पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में, क्योंकि सरकार का भी जब अनुदान मांगे आएंगी, उस पर काम करेगी, बजट अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि अभी समय सरकार को आए कुछ जुमा 4 दिन हुए हैं, कुछ समय देना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जैसी लोगों की अपेक्षा थी उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन देगी। सर कल मोदी जी आ रहे हैं। कल विधानसभा में डोटासरा जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में अन्याय किया गया, उनको निर्दलीय और विपक्ष की लाइन में बैठा दिया गया। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ किया उसका दंड तो मिल गया। बीजेपी की सियासत की तकलीफ उनको क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उनका बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। सर, पेट्रोल डीजल के कब भाव कम होंगे? आपने इस मुद्दे को चुनाव में भुनाया है। जो बातें कही हैं, जो बातें देश के प्रमुख लोगों ने कही हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, उनका सबका समाधान होगा। थोड़ा समय लगता है क्योंकि जो विरासत में हमें अर्थव्यवस्था मिली है वो लगभग 5 लाख करोड़ के कर्जे की है। उस कर्जे की भरपाई करना, राजस्थान के बुनियादी विकास को ताकत देना और जो मुद्दे प्रदेश के समक्ष जनता के थे उनका समाधान करना, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि जिन बातों का हम लोगों ने संकल्प किया था उसको पूरा करेंगे। कल जयपुर आ रहे प्रधानमंत्री, रोड शो है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी जी, फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान में, राजस्थान में आगमन केवल प्रतीक नहीं है, ये भारत की विदेश नीति और रक्षा मंत्री का एक उत्कृष्ट नमूना है। काफ़ी कुछ मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी, लेकिन ये समझ सकते हैं कि मोदी जी के आगमन के बाद भारत की विदेश नीति इतनी सुदृढ़ हुई है कि विदेशों के लोग उत्कंठा रखते हैं कि वो मोदी जी के साथ मंच साझा करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार पहले ही चिरंजीवी योजना पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया है। अब कांग्रेस द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त स्मार्टफोन योजना को भी बंद करने की ओर सरकार की पहल जारी है। हालांकि सरकार का कहना है कि योजना पर प्रशिक्षण के बाद फैसला लिया जाएगा। दीजिए उसकी श्रीमती इंदिरा जर्जर हालत में तो करेंगे। ठीक है, बैठिए मंत्री जी। प्रश्न संख्या 10।
माननीय मंत्री जी, कौन सा मंत्री है? सूचना प्रौद्योगिकी। अरे हो रहा मुझे मेरे पास जवाब आ गया। शिविर कोई कुमार बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आई विल नेम यू। जवाब मेरे पास आ गया। मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा, मेरा काम मुझे आता है, मैं करूंगा। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती का उत्तर आने दे। आप सोचते हैं डॉक्टर जी, आप माननीय सदस्य हैं, आप हमारे सम्मानीय हैं, आप राजो, आप राजे। उनको कहे माननीय मंत्री जी, सदन का मजाक बना रहे। आप बैठे। अरे उत्तर रहने दीजिए, आप बैठे। उत्तर, अरे उत्तर दे रहे, मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे। अरे मेरा काम मैं करूंगा उनको। आप बैठे, मैं कह रहा हूँ कि आप बैठे। आई विल नेम यू, मैं आपका नेम लूंगा। आई विल नेम यू। क्या मुझे मजबूरन जवाब कीजिए, एक तो मुझे बाहर नहीं भेजना पड़े। जवाब मेरे पास आ गया है। अरे ये मेरा जवाब मेरे पास आ गया है। उत्तर आने दे। इसी बात पे मैं सुनूंगा। एक व्यवस्था का समस्या बना 3-4 लोगों ने। आज जिस प्रकार से सदन में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रियों को तैयारी नहीं है, मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन भूल गया है, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका जवाब की तैयारी करके आए। बैठिए, बैठिए। उत्तर आ रहा है, बैठे। उत्तर आ रहा है, अरे उत्तर आ रहा है, उत्तर। स्पीकर महोदय, बिंदु संख्या 1 पे उसका जवाब है जी हाँ, ये सही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है और मैं सीधा, क्योंकि समय नहीं है, इस वजह से मैं रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इनके पूरे प्रश्न पूछेंगे। नहीं, इन्होंने कहा उत्तर आ गया, मान मेरे लिया। पास आप पूरा प्रश्न पूछेंगे। जो मैंने पूछा उसका जवाब आ गया है। 24 लाख और 56,000 महिलाओं को फोन वितरण कर चुके हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य था और दोबारा से इसमें संशोधन करके 40 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें से 24 लाख और 56,000 को मिल चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, कि जिस तरीके से जवाब दिया गया है कि इस योजना में महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्ट 4 योजना के आगामी निर्णय लिया जाएगा, कि इसमें हुए लाभ, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के बाद में सभी बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने का एक ट्रेंड बन गया है, सारे बालक और बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सदन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष के विपक्ष के हो, सबके बालक ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। क्या गरीब लोगों की बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने की हकदार नहीं है? क्या परीक्षण करेंगे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई करने के हकदार नहीं है? तो क्यों जनहित का क्या परीक्षण करेंगे? आप सीधा जवाब दीजिए कि बची हुई बालिकाओं को मोबाइल फोन देंगे, जवाब सुनिए, करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप अंतिम बता दीजिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न था वो शेष महिलाओं को क्या दिया जाएगा, उसके लिए ये उत्तर दिया था। हमारी सरकार की और केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें डिजिटल हमने पूरा भारत डिजिटाइज करा है, घर घर तक, गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक गया है। तो ये जो प्रश्न जो पूछा है कि क्या हम ये स्वीकार करते हैं? प्रश्नकाल समाप्त। बिल्कुल, हम हर प्रश्नकाल समाप्त। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रश्नकाल समाप्त। शिक्षा पहुंचाने की हर प्रश्नकाल समाप्त हो गया। प्रश्नकाल समाप्त। प्रक्रिया के राजस्थान उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक अधिवक्ता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2 उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा के शपथ को इस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी कि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है और इसलिए उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS मुख्य परीक्षा 2023 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने 27 और 28 जनवरी को RAS मुख्य परीक्षा की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब परीक्षा का आयोजन 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगा।
नागौर जिले में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। नागौर जिले में एक और पूर्वा महत्व के अनेक किले, गढ़, महल, हवेलियां, प्राचीन छत्रियां एवं भवन हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्थल भी देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहीं प्रकृति पर्यटन स्थलों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद जिले में पर्यटक रूपी पावनों के चरण कम ही पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 जनवरी को जयपुर में होंगे। वे दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे जयपुर के जंतर मंतर और फिर आमेर किला देखने जाएंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन का जयपुर के त्रिपोलिया गेट से रोड शो किया जाएगा। शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले कोटा से सुबह सुबह एक और दुखद खबर सामने आई है। यहां रहकर नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार छात्र यूपी के मुरादाबाद जिले का रहने वाला था। राजस्थान में पिछले एक महीने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लगातार 24वें दिन भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है। सर्द हवाओं ने जनजीवन की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी है। उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान लगातार कोहरे की चादर में लिपटा है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।